नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुशाग्र इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुरजीत कुमार। नजर डालते हैं मुख्य समाचार की ओर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभाजन विशिका स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन वाचस्पति भवन में किया गया। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस अवसर पर कस्तूरबा सभागार में आयोजित कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत माता की वंदे वंदे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आज के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में जिनके निमंत्रण पर हम यहाँ पहुंचे, ऐसे इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय रजनीश कुमार शुक्ल जी, हमारे प्रति कुलपति श्री चंद्रकांत रागेट जी, प्रति कुलपति हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, हमारे कुल सचिव कादर नवाज खान जी, मंच पर उपस्थित हमारे सांसद रामदास तड़स जी, हमारे विधायक पंकज भोयर जी, हमारे जिलाधीश प्रेरणा देश भट्टार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक, छात्र छात्राएं, सभी निमंत्रित सज्जन वृंद और विशेष रूप से अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हुए हमारे छात्र, शोध छात्र, बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आया हूं। वैसे तो बहुत पहले आना था, इन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया, लेकिन हम तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज पहुंच गए और हम सभी को इस विश्वविद्यालय पर बहुत ही गर्व है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमारी सारी प्रादेशिक भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, लेकिन इन राष्ट्रभाषाओं में देश की संपर्क सूत्र बनाने वाली राष्ट्रभाषा अगर कोई है और जिसको संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है तो हमारी हिंदी है। और दुनिया भर में फैले हुए हमारे भारतीयों ने धीरे धीरे हिंदी को एक वैश्विक भाषा का रूप देना भी शुरू किया है। वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई राष्ट्र विकसित होता है और दुनिया को एक प्रकार से सीख देने की क्षमता रखता है, तो उस राष्ट्र की संस्कृति, उस राष्ट्र के संस्कार, उस राष्ट्र की सभ्यता और उस राष्ट्र की भाषा ये दुनिया स्वीकारता है। हमने वो समय देखा कि जब तलवार के भरोसे देश जीते जाते थे, अपनी संस्कृति को उस देश में प्रस्थापित किया जाता था, अपनी भाषा से वहां की भाषा को और शिक्षा को मार दिया जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली। अब देश को जीतने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम ज्ञान आधारित समाज रचना की ओर जा रहे हैं। एक ऐसा विश्व है जिस विश्व को ज्ञान के आधार पर ही हम जीत सकते हैं। और इस ज्ञान की स्पर्धा में सबसे आगे बढ़ने वाला कोई राष्ट्र होगा तो हमारा भारत है। इसलिए हमारी जो ये संपर्क भाषा है हिंदी, मैं एक बार रूस गया था और वहां पर मैंने
इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर को बुलाया और एक दिन बाद मुझे ध्यान में आया कि उसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ नाम के लिए इंग्लिश स्पीकिंग है। तो मेरे एक मित्र है, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने उनको कहा कोई इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर मिलेगा, घूमना है, पता नहीं चलता है। उसने कहा मैं हिंदी स्पीकिंग भेजता हूँ। और ये जो हिंदी स्पीकिंग या हिंदी बोलने वाला ये जो ड्राइवर था, कजाकिस्तान का था। और मैंने उसको ये पूछा कि तुम इतनी हिंदी कैसे बोल लेते हो? कहने लगा हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा टीवी पर दिखता है और मैं वो देखता हूँ। तो भाषा कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचती है, ये हम सब लोग इस बात से समझ सकते हैं। लेकिन भाषा केवल संपर्क नहीं होती, भाषा तो हमारी केवल अभिव्यक्ति नहीं है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सभ्यता है, इसकी वाहक भी भाषा है। और अब तो जब से डीएनए सीक्वेंसिंग आया है, उसके बाद अब दुनिया भी ये मानने लगी है कि दुनिया की सबसे पुरानी अखंडित सभ्यता अगर कोई होगी तो भारत की सभ्यता है। और विशेष रूप से अब ये भी माना जाने लगा है कि सरस्वती नदी जो उसका जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में जब वो बहती थी तकरीबन 10,000 साल पहले, उसका पूरा उल्लेख ये वेदों में किया गया है कि एक ऐसी नदी है जो नदी नहीं नद है, जिस पर संस्कृति बसती है। और जब ये पूरी उफान पर होती है तो कैसे विभीषिका वो तैयार करती है। तो इसका मतलब हमारी भाषा और विशेष रूप से संस्कृत दुनिया की जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, वो भी 4000 साल से पुरानी नहीं है। लेकिन हमारी भाषा कम से कम 10,000 साल पुरानी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारी भारतीय भाषा है, चाहे वो तमिल भाषा हो, चाहे मराठी हो, चाहे संस्कृत हो, या फिर हमारी हिंदी हो, ये सारी भाषाएं हमारे उसी संस्कृति को, उसी सभ्यता को एक धरोहर के रूप में संजोती है और आगे ले जाती है। आप देखिए, अगर भाषाएं मर गई, भाषाओं में संशोधन बंद हो गया, तो हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद ये अति प्राचीन इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। हम ये कहते हैं कि शल्य चिकित्सा की शुरुआत भारत में हुई। हम ये कहते हैं कि जिसको हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं, ये सारी चीजों का उल्लेख हमारे सारे पुराने चिकित्सा पद्धतियों में आता है। लेकिन जैसे भाषा मरने लगी तो चिकित्सा पद्धति भी मरने लगी, और हमने जिस भाषा को अपनाया उसकी चिकित्सा पद्धति को भी हमको अपनाना पड़ा। और शायद इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई किया है, तो अब हमारी सारी भारतीय भाषाएं ये ज्ञान भाषाएं बनेगी। कोई विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनेगा तो भी अपनी भाषा में बन पाएगा, कोई तंत्रज्ञान में पारंगत होगा तो अपनी भाषा में हो पाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा तो अपनी भाषा में बन पाएगा। और ये जैसे जैसे हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो पुराना ज्ञान है, स्थापत्य शास्त्र में सबसे पुरानी, पहले तो हम लोग कहते थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लेकिन अब बिरहाना हमारे सामने आया है जो उससे भी 4000 साल पुराना है। और फिर भी पूरे तरीके से रचना के साथ तैयार किया हुआ शहर, जिस शहर में
एक बूंद पानी रुकता नहीं अगर बारिश आ जाए। जिस शहर के रास्तों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जिन शहरों में बहुमंजिला इमारत के अवशेष मिलते हैं, तो ये स्थापत्य शास्त्र जो हमारे पास उस समय था, उस स्थापत्य शास्त्र और वो स्थापत्य शास्त्र हमारे समूचे निसर्ग के साथ एक प्रकार से साथ बनाकर तैयार किया गया था। भाषा के साथ वो जो मर गया, वापस हमारी भाषाओं में जब हम लोग इसका अध्यापन शुरू करेंगे, तो ये जो हमारे पुराने हमारे शास्त्र है, ये शास्त्र भी हम लोग वापस पाएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि नालंदा को जिस समय जलाया गया, आज के आधुनिक विश्व में जितने प्रकार के शास्त्र है, जितने प्रकार का तंत्र ज्ञान है, जितने प्रकार की पढ़ाई है, ये सारी चीजें वहां पर हुआ करती थी। और नालंदा को जब जलाया गया तो उस समय 4 महीने वो जल रही थी। यानी कितना ज्ञान वहां पर था, कितनी किताबें वहां पर थी, 4 महीने वो जल रही थी। ये हमारा ज्ञान, हमारी भाषा वापस ला सकती है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय केवल भाषा का संवर्धन नहीं कर रहा, हमारी संस्कृति और सभ्यता को पुनर्जीवित करने का। और देखिए, सारे समाजों में नए मूल्य तैयार होते हैं और उसका भी स्वागत होना चाहिए। और पुराने मूल्यों में ये भी हो सकता है कि कुछ मूल्य ऐसे हो जो त्यागने लायक हो, उसको त्यागना ही चाहिए। पुण्य पुरातन नित्य नूतन, इस प्रकार का जो एक नदी का धारा प्रवाह होता है, उसी प्रकार से हमारी समाज रचना भी स्वच्छ होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा मूलगामी, हमारी जो आधारशिलाएं है, उसको अगर हम ठीक से संजो पाए तो देश के विकास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते। और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति की रचना की है। मेरा विश्वास है, मैं बहुत आनंदित हुआ और प्रभावित हुआ जब मैंने देखा कि आपने अनुवाद के तंत्र ज्ञान को भी यहाँ विकसित करना शुरू किया है और विकसित किया है। उसका एक अलग से विभाग आपने बनाया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भाषाएं अगर ज्ञान भाषाएं बनेगी नहीं और हमारी भाषाओं का अनुवाद नहीं होगा, तो हम वैश्विक भाषाएं नहीं बन पाएंगे। और ये बहुत अच्छा आपने कार्य यहाँ पर शुरू किया है। हमारे विश्व में जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, उसको एकत्रित करने का काम आपने बताया, वो भी बहुत अच्छा कार्य आपने यहाँ पर शुरू किया। और ये जो सारा कार्य आप कर रहे हैं, इसमें मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार तो आपके साथ है ही, लेकिन हमारी राज्य की सरकार की ओर से भी जो भी हम कर पाए, हम निश्चित रूप से उसको करेंगे। इस विश्वविद्यालय को दुनिया का उत्तम विश्वविद्यालय बनाने के लिए आप जो भी करेंगे वो निश्चित रूप से हम करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज विभाजन की विभीषिका का हमने प्रदर्शन, उसका उद्घाटन किया है। ये मनाने का दिवस नहीं है, ये कोई हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय नहीं है, लेकिन विभाजन की विभीषिका क्यों याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण अखंडता का मोल क्या है ये हमें समझ में आता है। विभाजन के बाद जो विभीषिका होती है, जिन लोगों ने उसको भोगा है, ऐसे लोगों को, ऐसी पीढ़ियों को याद रखना होगा और उनसे सीख लेनी होगी कि अब हमारा देश कभी विभाजित नहीं होगा। हम सारे के सारे लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भूमिका को लेकर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त से इस अमृत काल में, जिस समय 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा हम फहराएंगे, वो केवल तिरंगा नहीं होगा, वो देश का स्वाभिमान होगा, वो देश का अभिमान होगा। और हम सब लोग अपनी राष्ट्रभक्ति को उसके माध्यम से प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि राष्ट्रभक्ति ही तो एक ऐसी चीज है जो हम सबको जोड़ती है और हम सबको स्वार्थ से ऊपर लाती है।
किसी ने बहुत अच्छा कहा है, क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। इस राष्ट्र विजय की कामना के साथ हम सभी लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।